हेलो फ्रेंड्स। आज फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट 2 में हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो आपको पूरी लाइफ टाइम यूज़फुल टॉपिक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 9th या फिर क्लास 10th में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दी और बाद में उसका कुछ यूज़ ही नहीं है। इस टॉपिक में हम जो टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि टैक्स कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये सब आपको रियल लाइफ से रिलेट करने को मिलेगा। अब हमारे देश में डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स करती है और उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब ये पैसा कहाँ से आता है? सारे प्लान्स, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट सिटीजन से कुछ अमाउंट चार्ज करती है, उसे टैक्स कहते हैं। आप जो भी कमाते हो उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं उनको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करके रखा है, मतलब उनको इनकम टैक्स नहीं लगता। अब अंडर सेक्शन 80G ऑफ IT एक्ट, इसके अंडर डोनेशन टू PM रिलीफ फंड, डोनेशन टू CM रिलीफ फंड एंड सम अदर डोनेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। Also, under Section 80D, installment of premium for health insurance are exempt from taxation. अब इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं और बाकी के अमाउंट पे टैक्स लगता है, उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। टोटल अमाउंट में से अगर आप कुछ अमाउंट सेविंग करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 रुपीज़ डिडक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक की अमाउंट मैक्सिमम डिडक्शन करने आती है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ सेविंग्स, और बाकी के अमाउंट पे टैक्स लगता है। अब आप जब भी कभी बैंक में अकाउंट निकालते हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। जैसे आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अब पैन कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप कई सारे बैंक्स में अकाउंट निकालते हैं तब वो बैंक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक होता है। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, ये इनकम टैक्स के द्वारा इशू किया जाता है और इसका यूज़ होता है कि आप अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे ट्रैक करने के लिए पैन कार्ड यूज़फुल होता है, क्योंकि पैन कार्ड आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया था और उसके अंडर ये कहा गया था कि भारत में किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऑथराइज्ड इंडस्ट्री की इनकम अगर स्पेसिफिक अमाउंट से एक्सीड होती है तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट में हर साल एक एक्ट पास होता है विच मेक्स फाइनेंशियल प्रोविजन। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट प्रेजेंट करते हैं जो अगले साल लागू किया जाता है। उसमें इनकम टैक्स के रेट्स पेश किए जाते हैं। जब पार्लियामेंट वो बजट पास करता है तब ये रेट्स अगले साल लागू किए जाते हैं। इनकम टैक्स के रेट हर साल फिक्स होते हैं। टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेस विच आर डायरेक्टली पेड बाय टैक्स पेयर, यानी कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स ये आते हैं जो कि टैक्स पेयर्स डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। टेक्स्ट बुक में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए हैं। उसमें से फर्स्ट है एसएससी। जो पर्सन इनकम टैक्स पे करता है उसे एसएससी कहते हैं। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 ईयर का पीरियड होता है जिसमें टैक्सेबल इनकम अर्न की जाती है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर होता है। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 है, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से अगले साल के 31 मार्च 2017
तो असेसमेंट ईयर 2017-18 होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर होता है। अब इनकम टैक्स एज वाइज अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होता है, यानी कि इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल अप टू एज 60 इज़ डिफरेंट। ऑल्सो सीनियर सिटीजन मतलब के एज 60 to 80 उनके लिए इनकम टैक्स डिफरेंट होता है, और सुपर सीनियर सिटीजन विच आर अबव 80 उनके लिए इनकम टैक्स अलग कैलकुलेट किया जाता है। अब आपके बुक में 3 टेबल्स दिए हैं, जिसमें ये इन 3 कैटेगरीज में इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं वो दिया है। फर्स्ट टेबल है इंडिविजुअल अप टू 60 एज। अब यहाँ इस टेबल में 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में है टैक्सेबल इनकम स्लैब्स इन रुपीज़, सेकेंड कॉलम है इनकम टैक्स, थर्ड है एजुकेशन सेस, एंड फोर्थ कॉलम है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। अब फर्स्ट रो में दिया है अप टू 2,50,000 रुपीज़। मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम 1.5 लाख रुपीज़ तक होती है तो उनको टैक्स नहीं लगता है, एजुकेशन टैक्स भी नहीं लगता है, एजुकेशन सेस, इनकम टैक्स और हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी सेस भी नहीं लगता है। लेकिन अगर इनकम 2,50,001 रुपीज़ से 5 लाख तक होती है तो इनकम टैक्स 5% लगता है। मतलब टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000 पर 5%। सपोज़ अगर किसी पर्सन की इनकम 3,50,000 है तो उसमें से पहले 2,50,000 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट होगी 1 लाख। अब इस 1 लाख पे 5% निकालने के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो होगी इनकम टैक्स। 1 लाख के 5% वो आएगा 5,000। अब इस 5,000 पे 2% एजुकेशन सेस लगेगा। मतलब एजुकेशन सेस होगा 2% ऑफ इनकम टैक्स। मतलब 5,000 इंटू 2/100 विच इज़ 100 रुपीज़। और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स। मतलब 5,000 इंटू 1/100 विच इज़ 50 रुपीज़। अब ये जो सब अमाउंट मिले हैं उनको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1,510 रुपीज़। सो अगर इनकम 3,50,000 है तो टोटल इनकम टैक्स ₹5,150 भरना पड़ेगा। वैसे ही अगर इनकम 5,01 रुपीज़ से लेकर 10 लाख तक होती है तो उसमें टैक्सेबल इनकम माइनस पहले 5 लाख करते हैं और बाद में उसमें उस अमाउंट का 20% निकाल के 12,500 रुपीज़ ऐड करते हैं। मतलब सपोज़ अगर किसी पर्सन की इनकम 6 लाख रुपीज़ है तो उसमें से पहले 5 लाख रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचे 1 लाख रुपीज़। उस 1 लाख के 20% निकालते हैं और जो अमाउंट आएगी उसमें 12,500 रुपीज़ ऐड कर देते हैं और वो होगा इनकम टैक्स। बाद में जो इनकम टैक्स हमें मिला है 6 लाख रुपीज़ पर, उसका जब हम 2% निकालते हैं तो वो होगा एजुकेशन सेस। जैसे हमने ये सेकेंड स्लैब में निकाला था वैसे ही 2% निकाले इनकम टैक्स का तो वो होगा एजुकेशन सेस। और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस निकालने के लिए 1% ऑफ इनकम टैक्स। अब अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा होगी तो पहले तो जो टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से 10 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाद में उसका 30% निकालेंगे और फिर उसमें 1,12,500 रुपीज़ ऐड करेंगे। मतलब अगर सपोज़ इनकम 12 लाख है तो 12 लाख में से पहले तो 10 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर बचे 2 लाख। वो 2 लाख पे 30% निकालेंगे और फिर उसमें 1,12,500 रुपीज़ ऐड कर देंगे और जो इनकम आएगी उस पर 2% जब निकालेंगे तो वो होगा एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो ऐसे ही सब
इनकम स्लैब्स के लिए यहाँ पे हमने इनकम टैक्स निकाला फॉर इंडिविजुअल अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स। अब सेकेंड टेबल सीनियर सिटीजन्स के लिए है, मतलब एज 60 टू 80 ईयर्स। यहाँ पे भी 4 कॉलम्स है। फर्स्ट इज टैक्सेबल इनकम इन रुपीज़, सेकेंड इज इनकम टैक्स, थर्ड इज एजुकेशन सेस एंड फोर्थ इज सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। अब इसमें अगर सीनियर सिटीज़न की इनकम अप टू 3 लाख होती है तो उनको कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर इनकम 3 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 5 लाख तक होती है तो 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख वो होगा इनकम टैक्स। जैसे इंडिविजुअल अप टू 60 ईयर्स एज के लिए हमने इनकम टैक्स निकाला था, वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। मतलब सपोज अगर किसी पर्सन की इनकम 4 लाख रुपीज़ है तो वो 3 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 5 लाख के बीच में आती है। सो पहले तो 4 लाख में से 3 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे 1 लाख। उस 1 लाख पर 5% जो होगा वो होगी इनकम टैक्स। और हमें जो 5% निकालने के बाद इनकम टैक्स मिलेगी, मतलब 1 लाख पे 5% वो होगा 5000। उस 5000 पर 2% ऑफ इनकम टैक्स वो होगा एजुकेशन सेस। 5000 के 2% हो गए 100 रुपीज़ एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स। मतलब 1 लाख पे 1%, सॉरी 5000 पे 1% वो होगा 50 रुपीज़। सो अगर इनकम 4 लाख होगी सीनियर सिटीज़न की कोई, तो उनको टोटल टैक्स भरना पड़ेगा ₹5150। वैसे ही अगर इनकम 5 लाख 1 रुपीज़ लेकर 10 लाख रुपीज़ तक होगी तो पहले टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख रुपीज़ करते हैं, फिर उसका 20% और बाद में 10,000 रुपीज़ उसमें ऐड कर देते हैं। सपोज अगर किसी पर्सन की इनकम सपोज 6 लाख रुपीज़ है तो पहले उसमें से 5 लाख रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो बचे 1 लाख। 1 लाख पे 20,000 तो वो अमाउंट मिलेगी 20,000। अब इस 20,000 में 10,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, सो 30,000 रुपीज़ होगा इनकम टैक्स। अब एजुकेशन सेस 2% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब 2% ऑफ 30,000 वो आएगा 600 रुपीज़। और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब 1% ऑफ 30,000 वो होगा 300 रुपीज़। तो अगर किसी सीनियर सिटीज़न की इनकम 6 लाख रुपीज़ होगी तो उनको 30,900 रुपीज़ टोटल टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे ही अगर सीनियर सिटीज़न की इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है तो टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, उस पर फिर 30% निकालने का और बाद में 1,10,000 रुपीज़ ऐड कर देने के, और फिर जो भी अमाउंट आएगी वो होगी इनकम टैक्स। और एजुकेशन सेस होगा 2% ऑफ इनकम टैक्स एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपको एक बार इस टेबल को देख के वैल्यू कैसे निकालनी है ये समझ में आया तो बाद में बाकी सारे टेबल्स में सेम ही है, फिर वो इजी हो जाएगा। सो एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि अलग अलग एज के सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स यहाँ पे कैसे निकाला है। अब देखते हैं थर्ड टेबल फॉर सुपर सीनियर सिटीजन अबव एज 80 ईयर्स। अब थर्ड टेबल में अगर सुपर सीनियर सिटीज़न की इनकम अप टू 5 लाख होगी तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनकम 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक होगी तो टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख करने का और फिर बाद में उस पर 20%। और एजुकेशन सेस होगा 2% ऑफ इनकम टैक्स एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स। एंड इनकम अगर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होगी तो टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, उस पर 30,000
और बाद में 1 लाख रुपीज़ ऐड कर देने के, और वो जो भी अमाउंट आएगी उस पर 2% वो होगा एजुकेशन सेस, 1% ऑफ इनकम टैक्स होगा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कि तीनों भी टेबल में एजुकेशन सेस 2% ऑफ इनकम टैक्स है और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% ऑफ इनकम टैक्स है। अब टैक्सेस के बारे में हमने जो भी कुछ सीखा है उस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सो हियर एग्जाम्पल इज मिस्टर अहमद, अ 62-year-old सीनियर सिटीजन इज़ एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी। अब उनकी एज है 62 ईयर्स, मतलब यहाँ पे सेकेंड टेबल का यूज़ होगा क्योंकि उनकी एज 60 to 80 ईयर्स के बीच में है, सो सीनियर सिटीजन है। हिज टोटल एनुअल इनकम इज़ 6,20,000 रुपीज़। सो यहाँ पे अब हम टेबल रेफ़र करते हैं, एज 62 ईयर एंड इनकम है 6,20,000 रुपीज़। सो वो आएगी थर्ड रो में, मतलब 5,01,000 रुपीज़ से ज़्यादा और 10 लाख से कम। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड and paid a premium of ₹80,000 for the year for health insurance and a donation of ₹10,000 to CM's relief fund. What is tax payable? So यहाँ पे मिस्टर अहमद की टोटल ईयरली इनकम है 6,20,000 रुपीज़ और टोटल डिडक्शन कितना होगा वो देखते हैं। सो उन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए और इंश्योरेंस में 80,000 रुपीज़। सो टोटल होगा वो 1,80,000 रुपीज़। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C परमिट्स अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ ₹1,50,000। ये हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था। और उन्होंने CM रिलीफ फंड में 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ दिए थे। अब हम यहाँ पे टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। टैक्सेबल इनकम उनकी होगी टोटल ईयरली इनकम में CM रिलीफ फंड और 1.5 लाख रुपीज़ सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अगर CM रिलीफ फंड या फिर PM रिलीफ फंड यहाँ पे डोनेशन किया तो वो अमाउंट उस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है और मैक्सिमम सेविंग अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C। सो टैक्सेबल इनकम होगी 6,20,000 माइनस 1,50,000 प्लस 10,000, तो टैक्सेबल इनकम मिलेगी 4,60,000 रुपीज़। अब टेबल 2 में देखते हैं कि ये 4,60,000 रुपीज़ 3,01,000 रुपीज़ से लेकर 5 लाख तक के रो में आता है। प्रीवियसली मैंने कहा था कि 5 लाख से 10 लाख, सो वो रॉन्ग था, सॉरी फॉर दैट। हियर टैक्सेबल इनकम इज़ 4,60,000, सो हमें यहाँ पे 3 लाख टू 5 लाख के बीच में की रो देखनी है। सो टैक्स कितना लगेगा 5%, लेकिन यहाँ पे हमें टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख रुपीज़ पहले करना है और फिर उस पर 5%। सो इनकम टैक्स इक्वल टू टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख इंटू 5/100। सब कैलकुलेट करने के बाद हमें इनकम टैक्स मिलेगी 8,000 रुपीज़ और एजुकेशन सेस होगा 2% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब 8,000 इंटू 2/100 विच इज़ 160 रुपीज़। एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होगा 8,000 इंटू 1/100 विच इज़ 80 रुपीज़। सो टोटल इनकम टैक्स होगा 8,000 प्लस 160 प्लस 80 रुपीज़ विच इज़ ₹8,240। So tax payable by Mr. Ahmed is ₹8,240। अब प्रॉब्लम सेट 6.2 में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक दिस वीडियो,
share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel.